के लेक्चर में हमने श्रोडिंगर समीकरण के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण, त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण, काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण तथा काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तरंग फलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम तरंग फलन के व्यापक गुण, तरंग फलन का भौतिक महत्व, तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध, इसके साथ ही हम प्रायिकता घनत्व के लिए सातत्य समीकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं तरंग फलन के व्यापक गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन। काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, जिसको समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। समीकरण 1 में काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण को दिखाया गया है, जिसके तरंग फलन साई आर वेक्टर टी, के व्यापक गुण निम्न होते हैं। नंबर 1, यह समीकरण समय t का प्रथम कोटि का समीकरण है। यह समीकरण समय t का प्रथम कोटि का समीकरण है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अवकलन है वो प्रथम कोटि का है, इसलिए यह समय t का प्रथम कोटि का समीकरण है। इस कारण यदि समय t पर तरंग फलन साई आर वेक्टर 0 का मान ज्ञात हो, तो हम भविष्य में समय t पर साई आर वेक्टर t का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसकी दूसरा व्यापक गुण है कि यह समीकरण रेखीय समीकरण है। यह समीकरण रेखीय समीकरण है, अर्थात इस समीकरण में केवल तरंग फलन साई, इसके अवकलन फलन जैसे डेल स्क्वायर साई आदि ही पद हैं। इसमें कोई स्वतंत्र नियतांक या तरंग फलन का वर्ग, कोई चर राशि या तरंग फलन का वर्ग साई स्क्वायर या इसके अवकलन नहीं है, जिसके कारण यह समीकरण एक रेखीय समीकरण को निरूपित करता है। और रेखीय समीकरण होने के कारण इस समीकरण के विभिन्न हलों में अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है, जो तरंग फलनों के लिए आवश्यक गुण है। यदि इस समीकरण के दो स्वतंत्र हल तरंग फलन साई 1 आर वेक्टर टी तथा साई 2 आर वेक्टर टी हैं, तो इसका रेखीय सम्मिश्रण साई आर वेक्टर टी इक्वल्स टू a1 साई 1 प्लस a2 साई 2 भी इस समीकरण का एक श्रोडिंगर समीकरण का भी एक संभावित हल होगा। इसका तीसरा गुण है कि यह एक समांगी समीकरण है, होमोजीनियस इक्वेशन है। इसके कारण इस तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण इस तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण साई स्क्वायर साई आर वेक्टर टी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर dB का समाकलन का मान, प्रसामान्यीकरण का मान समय पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात समय के सापेक्ष नियत रहता है। अतः तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण समय पर निर्भर नहीं करता है। समांगी समीकरण होने के कारण इस तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण समय पर निर्भर नहीं करता है। नंबर 4, इसका व्यापक गुण है श्रोडिंगर समीकरण, जो समीकरण 1 के द्वारा प्रदर्शित है, का एक संभावित हल समतल तरंग फलन भी है। समतल तरंग फलनों में क्या होता है,
अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन होता है, जिससे हम तरंग संघ का निर्माण कर सकते हैं। अतः श्रोडिंगर समीकरण का एक हल तरंग संघ भी होता है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा तरंग फलन का भौतिक महत्व, फिजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वेव फंक्शन। साई तरंग फलन साई आर वेक्टर के भौतिक महत्व की बात करें तो किसी स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र वी आर वेक्टर टी में गतिशील कण के व्यवहार को तरंग फलन साई आर वेक्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है। साई क्या है? एक सम्मिश्र राशि है तथा इसका मापन नहीं किया जा सकता है और डायरेक्टली इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं होता है, परंतु साई आर वेक्टर टी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अर्थात एम्पलीट्यूड ऑफ साई स्टार साई का मान वास्तविक तथा धनात्मक होता है। वास्तविक तथा धनात्मक होता है और यह मान समय t पर स्थिति r वेक्टर पर कण के पाए जाने की प्रायिकता को के समानुपाती माना जा सकता है। अर्थात तरंग फलन साई आर वेक्टर टी का संबंध समय t पर स्थिति r वेक्टर पर कण के पाए जाने की प्रायिकता से होता है। अर्थात जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है वहाँ पर तरंग फलन का मान अधिक होगा और जहाँ कण के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है वहाँ पर तरंग फलन का मान नगण्य होगा। इस प्रकार साई के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किसी अल्पांश आयतन dB में कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? पी आर वेक्टर टी पी डी बी इक्वल्स टू साई के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर dB किसको निरूपित करता है? कण के किसी अल्पांश आयतन dB में पाए जाने की प्रायिकता को। इस प्रकार साई को हम प्रायिकता आयाम भी कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तरंग फलन साई का डायरेक्ट कोई भी भौतिक अर्थ नहीं होता है, लेकिन इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कण के पाए जाने की प्रायिकता घनत्व को निरूपित करता है, जिसके कारण इस तरंग फलन साई को हम प्रायिकता आयाम कहते हैं। और जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है वहाँ पर साई का मान अधिक होता है तथा जहाँ पर कण के पाए जाने की प्रायिकता नगण्य होती है वहाँ पर तरंग फलन साई का मान कम होता है। नेक्स्ट है हमारा तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। यदि किसी कण के समय t पर और स्थिति r वेक्टर पर स्थित अल्पांश आयतन dB में कण के पाए जाने की प्रायिकता प्रायिकता घनत्व यदि पी आर वेक्टर t है तो कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी? पी आर वेक्टर dB या पी dB इक्वल्स टू साई स्क्वायर dB, साई के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर dB। यदि कण का अस्तित्व संपूर्ण आकाश में कहीं ना कहीं होना आवश्यक होता है, कण संपूर्ण आकाश में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, अतः इस प्रायिकता का संपूर्ण आकाश में इस कण की प्रायिकता को निकाला जाए तो यह 1 के बराबर होनी चाहिए। अर्थात इंटीग्रेशन ओवर संपूर्ण आकाश साई के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर dV इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यही प्रतिबंध ही प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध
कहलाता है। प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध क्या हुआ? प्रायिकता घनत्व का संपूर्ण आकाश के सापेक्ष अवकलन इक्वल्स टू क्या हो? संपूर्ण आकाश के लिए अवकलन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। यह समीकरण प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध कहलाता है। इसमें तरंग फलन साई आर वेक्टर टी का गुणांक इस प्रकार समंजित किया जाता है कि हमारा जो तरंग फलन है वो प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करे तथा जो तरंग फलन प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध का पालन करते हैं ऐसे तरंग फलनों को प्रसामान्यीकृत तरंग फलन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध। तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध, बाउंड्री एंड कंटिन्यूटी कंडीशन ऑफ वेव फंक्शन। क्वांटम यांत्रिकी में जो तरंग फलन एक्सेप्टेबल होते हैं अर्थात स्वीकार्य जो तरंग फलन होते हैं उनके निम्न आवश्यक प्रतिबंध होते हैं। नंबर 1 कि तरंग फलन जो हमारा है साई वो एक्स वाई जेड के सभी मानों के लिए एक्स वाई जेड के सभी मानों के लिए एकल तथा परिमित होना चाहिए। अर्थात साई का मान परिमित होना चाहिए, कहीं भी अनंत नहीं होना चाहिए तथा एक ही मान होना चाहिए। एक ही कोऑर्डिनेट के लिए इसका मान 1 होना चाहिए। इस किसी अल्पांश आयतन dv में कण के पाए जाने की प्रायिकता साई स्टार साई db का मान 0 से 1 कुछ भी हो सकता है। अतः तरंग फलन साई का मान परिमित होना चाहिए और एक ही समय पर कण के 2 या 2 से अधिक स्थानों पर अस्तित्व नहीं हो सकता है। अर्थात एक ही समय पर एक ही स्थान पर कण का अस्तित्व हो सकता है। इसलिए तरंग फलन क्या होना चाहिए? एकल मानी होना चाहिए। एक समय पर एक ही स्थान पर प्रायिकता का एकल मान प्राप्त हो। नंबर 2 परिमित स्थितिज ऊर्जा वाले क्षेत्र में तरंग फलन साई तथा इसके अवकलज डेल साई ओवर डेल एक्स, डेल साई ओवर डेल वाई, डेल साई ओवर डेल जेड ये सतत होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए तथा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर का मान एग्जिस्ट करना चाहिए। यह तभी संभव है जब तरंग फलन साई तथा इसके अवकलज प्रथम कोटि के जो अवकलज हैं स्थिति के सापेक्ष वो स्थिति एक्स वाई जेड के फलन हो। इसका नंबर 3 पॉइंट है इसकी परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध का। अनंत स्थितिज ऊर्जा के परिसीमा पर बाउंड्री कंडीशन क्या है? जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अनंत है, अनंत स्थितिज ऊर्जा के परिसीमा पर तरंग फलन का मान 0 होना चाहिए। अर्थात यदि x = 0 पर हमारी स्थितिज ऊर्जा अनंत है तो उस बाउंड्री पर परिसीमा पर हमारा तरंग फलन साई x = 0 पर तरंग फलन साई का मान 0 होना चाहिए। ये हमारे तरंग फलन के परिसीमा तथा सातत्य प्रतिबंध है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रायिकता घनत्व के लिए सातत्य समीकरण। प्रायिकता घनत्व के लिए सातत्य समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसके लिए माना सातत्य समीकरण निकालेंगे हम प्रायिकता घनत्व के लिए। माना एक वास्तविक स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में गतिशील m द्रव्यमान के कण के लिए काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण निम्न है। इसको हम देखते हैं। हमने निकाला था काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण त्रिविमीय रूप में। इसको शॉर्ट रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं आयोटा h क्रॉस डेल साई ओवर डेल टी इक्वल्स टू माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर साई प्लस बी साई, जिसमें साई व बी दोनों स्थिति सदिश आर वेक्टर तथा समय t पर
निर्भर करते हैं। अगर हम इस समीकरण का सम्मिश्र संयुग्मी निकालें तो सम्मिश्र संयुग्मी होगा हमारा, इसका सम्मिश्र संयुग्मी समीकरण का क्या होगा, इस समीकरण का सम्मिश्र संयुग्मी इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसमें आयोटा को माइनस आयोटा से, साई को साई स्टार से तथा वी को वी स्टार से, चूँकि वी हमारा वास्तविक स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र है तो V इक्वल्स टू वी स्टार होगा, यहाँ पर वी स्टार होगा। इस प्रकार हमें इक्वेशन नंबर 4 प्राप्त होती है, सम्मिश्र संयुग्मी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 3 का सम्मिश्र संयुग्मी इक्वेशन 4। अब समीकरण जो हमारा इक्वेशन 3 है उसको बाईं ओर से हम साई स्टार से, बाईं ओर से हम साई स्टार से तथा बाईं ओर से साई स्टार से तथा समीकरण 4 को, समीकरण 3 को बाईं ओर से साई स्टार से तथा समीकरण 4 को बाईं ओर से साई से गुणा करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होती है। इस समीकरण में हम देखते हैं कि साई स्टार साई, साई स्टार साई और साई स्टार दोनों का मान इक्वल होता है। अब समीकरण 5 में से हम समीकरण 6 को घटाएंगे, समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटाएंगे, साई स्टार साई इक्वल्स टू साई स्टार का उपयोग करेंगे तो हमें ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। इस वाली इक्वेशन में को हम रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिखेंगे। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैथमेटिक्स का यूज किया है। यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब जो हमने देखा था कि साई स्टार साई क्या है, प्रायिकता घनत्व, तो साई स्टार साई को हम प्रायिकता घनत्व P से तथा ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको हम, ये हमारी प्रायिकता धारा घनत्व, प्रायिकता धारा घनत्व को निरूपित करती है, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। तो इस टर्म को हम S से रिप्लेस कर देंगे और नीचे इक्वेशन में ये वाली जो टर्म है ब्रैकेट वाली, ये S को निरूपित करती है। इस प्रकार हम देखते हैं जो हमारी इक्वेशन नेक्स्ट आएगी वो डेल P ओवर डेल T प्लस डेल वेक्टर डॉट S वेक्टर इक्वल्स टू 0 को निरूपित करती है। यहाँ पर P हमारी प्रायिकता घनत्व को तथा S वेक्टर हमारा प्रायिकता धारा घनत्व को निरूपित करता है और ये समीकरण हमारी प्रायिकता घनत्व की सातत्य समीकरण कहलाती है, प्रायिकता घनत्व की सातत्य समीकरण कहलाती है।